Welcome to MediJE classes. This is third lecture of chemical kinetics, class 12. Okay, chemical kinetics, lecture number third. Okay, now in this lecture we will start from the order of reaction. ठीक है, इससे पहले हमने rate of reaction पढ़ा, rate कांस्टेंट पढ़ा, उन दोनों के बीच के डिफरेंस पढ़ा, उन दोनों का रिलेशन पढ़ा. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसपे आगे के बहुत सारे टॉपिक्स बेस्ड है. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रेट लॉ में, नॉट लॉ इन मास एक्शन. प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, एंड रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ कैसे लिखा जाता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था. ठीक है, सो रेट लॉ में कंसंट्रेशन का जो पावर्स होते हैं उनके सम को ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन बोलते हैं. सो द सम ऑफ power of concentration, the sum of power of concentration in rate law is known as order of reaction. इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग था क्या, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं कि a ऑफ a प्लस b ऑफ b इज इक्वल टू c ऑफ c प्लस d ऑफ d. ठीक है, तो इन दोनों के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट का अलग डिफिनेशन होता है, एंड रेट लॉ के अकॉर्डिंग होता है. रेट लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट is directly proportional concentration to the power A, concentration to the power B, but the इसका जो coefficient है that is called the stoichiometric coefficient, वो इसमें नहीं आएगा. x and y लेते हैं. This x and y may be equal to A और B or may not be equal to A और B. इसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ, यानी अगर ये रेट लॉ इस इक्वेशन का है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x प्लस y. इस अगर इफ दिस रिप्रेजेंट द रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन, इन दैट कंडीशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन का पावर x, कंसंट्रेशन का पावर y, दोनों का सम. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर. और ऐसा ही पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर रेट लॉ में क्या पावर है, एक्स. सो हम ऐसे लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स. यानी A के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर x है. सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इज y. अगर इंडिविजुअली बात करो कि रेट, अगर मान लीजिए A कंट्रोल करता है पूरा रेट को, तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, जो A का पावर है x, B के रेस्पेक्ट में पावर y, एंड ओवरऑल जो आपका ऑर्डर है दैट इज गिवन बाय x प्लस y. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से केस में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हो उसके पावर को ऐड कर दीजिए. ठीक है, लेकिन रेट लॉ लिखना पड़ेगा उसमें. नाउ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, so characteristics
of order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन के लिए लिखना मुश्किल हो जाता है. क्यों? बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. अब किसी रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन किया है, हो सकता है ये 2 मोल अवेलेबल है, लेकिन जो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हम क्यों जो ए और बी था उसके इक्वल क्यों होता है, आगे हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो जो रेट ऑफ जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है. इसीलिए बहुत सारे रिएक्शंस को जो हम देखने में हमें कुछ और लगता है लेकिन उसका ऑर्डर कुछ और होता है. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहला फीचर है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज calculated experimentally. Order of reactions are experimentally इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिराइव किया जाता है. उसके बाद है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे लिखा जाता है? रेट लॉ से. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be written from rate law. Order of reactions written from rate law. ऐसा क्यों बोला? जैसे आप एक एग्जांपल हमने लिया था कि N2O5 जब डिसोसिएट होता है तो ये कन्वर्ट होता है आपका किसमें? NO2 प्लस O2 में. इसका 4 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है. अगर आप इन जनरल देखोगे तो अपने को क्या लगता है कि N2O5 ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है, लेकिन हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है कि बेसिकली जो रेट लॉ है ये इसके इस फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं करता है. ठीक है, तो अगर हमने लिख दिया 2 तो दिखाई देगा कि कंसंट्रेशन का पावर 2 है, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 है, लेकिन हम ये 2 मेंशन ही नहीं करते रेट लॉ में. तो इसीलिए बोलता है कि जो भी ऑर्डर होगा उसका रेट लॉ से ही निकाला जाता है. ऐसा नहीं बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं निकाला जाता है. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ओके, बट ये रेट लॉ है. तो रेट लॉ अलग है, बैलेंस्ड इक्वेशन अलग है. इसलिए बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिटेन फ्रॉम रेट लॉ एंड इट कैन नॉट बी रिटेन फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन. यानी हर एक केस में हम बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं लिख सकते. सो इट कैन नॉट बी रिटेन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मतलब ये हर एक, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक केस में ले सकते हैं. अब ये बैलेंस्ड है लेकिन इसका रेट लॉ ये है, इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते टाइम में उसका रेट लॉ कैलकुलेट कीजिए, फिर रेट लॉ से उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्ट किया है और कौन कौन सा कंसंट्रेशन चेंज हुआ है. सो द ऑर्डर ऑफ reactions depends on the molecules undergoing change in concentration. Order of reaction depends on the molecules undergoing change in concentration. यानी कितना अवेलेबल है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, कितने में चेंज हो रहा है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है. ठीक है, अब ये 4th वन एंड 5th वन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर इंटीजर्स हो ही सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं.
ठीक है, इस सब का एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड निगेटिव, सब हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, whole number, negative and even fraction. ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो ये आपका है इंपॉर्टेंट फीचर्स. एक और चीज कि रेट ऑफ रिएक्शंस 3 से ज्यादा ऑलमोस्ट रेयर और इम्पॉसिबल है. 3 से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस आपको नहीं दिखेंगे. अगर 3 से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ स्टेप्स में हो. आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 है कि 2 है, 5 हो गया तो 5 क्यों ना हो सकता है. तो वही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली ग्रेटर देन 3 जो होता है वो आपका इन जनरल रिएक्शन होता है. ठीक है, सो 6th property is the rate of order of reaction greater equal than 3 are rare or almost impossible. ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्यों 3 से बड़ा नहीं होता है, या क्यों इस इक्वेशन में होना चाहिए था स्क्वायर लेकिन आया नहीं स्क्वायर, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम. रेट डिटरमिन हम करते कैसे. ठीक है, हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के पहले उसके सारे प्रॉपर्टीज पता होना कंपलसरी होता है. ओके, नाउ हाउ वी विल डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैसे पता लगता है कि इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए लेकिन 1 हो गया. ठीक है, 3 होना चाहिए लेकिन 2 हो गया. उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है. सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट और ऑर्डर. रेट स्टेप, क्योंकि रेट जो लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट लिखते हैं उस पर ऑर्डर डिपेंड करता है, तो अल्टीमेटली ये ऑर्डर भी आपका डिसाइड करता है. तो देखिए 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं. एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शंस जो सिंगल टर्म्स में प्रोसीड कर जाए, दैट इज नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शन. एंड दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप. जैसे मान लो ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ये स्टेप फॉलो करते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एक ही बार में एक ही सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो जाए, दैट इज नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस. ठीक है, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उसका रेट, एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होते हैं उसका जो रेट होता है वो जैसा आपको इक्वेशन में दिखता है. कंसंट्रेशन के पीछे 2 है तो 2 होगा, कंसंट्रेशन के पीछे 3 है तो 3 हो जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी जो एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शंस होते हैं, वो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन 10 स्टेप में हो रहा है तो उस 10 स्टेप में हो सकता है कि कुछ स्टेप जो होंगे वो बहुत फास्ट होगा और कुछ स्टेप जो होंगे वो बहुत स्लो होगा. तो ये कहता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं तो उस सारे स्टेप्स में जो स्टेप सबसे स्लो होगा वही रेट डिसाइड करेगा, वही उसी से रेट लॉ लिखा जाता है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा. यानी अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में परफॉर्म होता है, इन दैट कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन विच आर स्लो. ठीक है, इसको हम विद एग्जांपल भी देखते हैं. तो सम रिएक्शंस टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप. Each
स्टेप, हर एक स्टेप का एक अपना रेट लॉ होता है, ठीक है। सो सम रिएक्शन टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप, okay, and each step has its own rate. Each steps has its own rate law, ठीक है। एंड द स्लोएस्ट रेट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसका रेट सबसे स्लो होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। सो द स्लोएस्ट, ओके, स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो सबसे स्लो होता है उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ऊपर, N2O5, N2O5 बना था आपका NO2 प्लस O2। अब इसमें हम देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो 2 होना चाहिए था, कंसंट्रेशन का पावर 2, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखिए, ये एक्चुअली में एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में फॉलो होता है। वो तो हमें दिखाई देता है कि रिएक्टेंट बन गया, प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, इसका जो आपका मैकेनिज्म होता है वो किस टाइप से कि पहले N2O5 टूटता है NO2 में और NO3 में। ये जो टूटने का रेट है वो काफी स्लो होता है, तो ये प्रोसेस आपका स्लो है। दिस इज स्टेप 1। एंड फिर जो इसमें से NO3 टूटता है वो N2O5 प्लस NO3 टूटता है, तब जाकर के आपका फिर से क्या बनता है, NO2 वाला पोर्शन बनता है, जो बैलेंस इक्वेशन हम करते हैं, ओके। तो दो रिएक्शन में प्रोसीड हुआ, उसके बाद में इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे NO3 से NO3% कट गया, यहाँ पे 3NO2, ओके, N2O5 लेफ्ट साइड में 2 हो गया, ये पोर्शन इससे कट गया, प्लस O2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 6 to 8 538, राइट, करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेप नंबर हो गया आपका 2। अब जब ये कंबाइन, ये जो प्रोसेस होता है वो आपका फास्ट होता है, जो टूटने का प्रोसेस है वो स्लो है, लेकिन जो फिर से अटैक करता है ये वो प्रोसेस फास्ट है। अब रेट कहता है, रेट लॉ डिटरमिनिंग स्टेप कहता है कि अगर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म यानी एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट को डिसाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि रेट को डिसाइड करने वाला स्टेप कौन सा है, ये। और देखिए इस स्टेप में इसका रेट लॉ लिखेंगे, क्या होगा, यानी अगर इसके लिए मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ का रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5। तो देखिए इसका पावर कितना है, 1 है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो तो देखो आपको ये स्टेप्स मिल जाएगा, यानी जो ओवरऑल ये रिएक्शन है वो बेसिकली इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। एक रिएक्शन फास्ट होता है, एक रिएक्शन स्लो है। इस रिएक्शन, इतने रिएक्शन के कंबाइन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए जो स्टेप स्लो होता है वो से ही हम आप पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है उसको हम रेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत स्लो रिएक्शन होता है उसको भी रेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जो मॉडरेट होता है यानी स्लो तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होता, सिर्फ उसी से हम रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो वही स्टेप होता है,
ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल दिखता है कि एक ही में प्रोडक्ट बन गया, लेकिन बेसिकली वो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे डिसाइड हो जाएगा कि हम क्यों 2 लिखने के बाद भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसके कंसंट्रेशन यानी N2O5 को हम 2 क्यों नहीं लिखते। बिकॉज ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आता है जिसका एक से ज्यादा स्टेप है, और एक से ज्यादा स्टेप वाले का जो स्टेप सबसे स्लो होता है, रेट लॉ वहीं से लिखा जाता है और वहीं पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए अगर मैं रेट लॉ ये लिखा हूं तो ये तोड़ूंगा तो कितना आएगा, R इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट N2O5। तो भाई साहब यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, जबकि देखने से लग रहा है ऑर्डर 2। दैट्स व्हाई जब आप A ऑफ A प्लस B ऑफ B लिखते हैं तो उस टाइम पे हम रेट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B तो लिखते हैं, लेकिन पावर वो नहीं लिखते हैं जो होता है। हम क्या लिखते हैं, X and Y, जो किसी किसी रिएक्शन में हो सकता है इसके बराबर हो, जैसे कि इस रिएक्शन में बराबर नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको स्टेप डिसाइड करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये डिसाइड होगा कि रिएक्शन दिखता कुछ और है, यानी कोई डायरेक्टली किसी को ये दे दिया जाए तो उनको लगेगा कि नहीं इसका रेट 2 है, लेकिन बेसिकली वो चीजें वो स्टेप फॉलो करती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इजी तरीके से बच्चों को फंसाना हो तो ये रिएक्शन दे दो, क्योंकि उस टाइम पे एग्जैक्ट चीजें स्ट्राइक करें वो मुश्किल है, और अगर मान लिया स्ट्राइक कर भी गया तो उनको रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एक ही रिएक्शन पार्टिसिपेट किया है कि 2 रिएक्शन पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में हम ऐसे क्वेश्चन के लिस्ट भी बनाएंगे कि ऐसे रिएक्शन का जिसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल से डिफरेंट है। ओके। नाउ अनदर एग्जांपल, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। जैसे एक रिएक्शन है 2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2NO2F। ये रिएक्शन देखने में लगता है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस रिएक्शन से इसका रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट NO2F2। कोई भी देखेगा तो लिखने का तरीका यही होता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट बेसिकली ये है ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 + 1, ऑर्डर का वैल्यू होना चाहिए 3, लेकिन अभी हम देखा कि 3 और जो उससे ज्यादा होता है वो रेयर होते हैं। ऐसा नहीं कि 3 नहीं होता है, ऐसे भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसका पावर 3 होता है, बट जो इस वाला कंडीशन है इसमें ऑर्डर 3 नहीं होगा, बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी ये एक से ज्यादा स्टेप में होता है। अब देखिए वो ज्यादा स्टेप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यानी इसका मैकेनिज्म की बात करो तो सबसे पहले NO2 F2 के साथ रिएक्शन करता है। अब F2 क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, तो इसको डायरेक्टली रिएक्शन करवाना टफ होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, F2 को तोड़ना पड़ेगा। F2 को तोड़े तो ये बन गया आपका N2, NO2F प्लस F, आयंस में टूट गया। अब ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि F2 अभी टूटा है और जब टूट करके ये आयंस में बदला, अब ये आयंस किसी चीज पे अटैक करेगा तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब इसी बात है, फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये है आपका स्टेप 1, जो प्रोबेबली यही आपका रेट देगा, यहीं से आपका ऑर्डर फाइंड होगा। दूसरा देखते हैं, चूंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो नेक्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, NO2 में जो नया F बना है वो फिर से अटैक करेगा, इसके फिर कंपाउंड बनाया कितना, NO2F। ठीक है, ये निकल गया आपका स्टेप 2। और अगर चेक करना हो कि ये जो स्टेप है
वो इसी का स्टेप है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, पता लग जाएगा आपको। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, NO2 NO2 2 NO2, इस F से ये F कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 NO2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2 NO2F। देखिए ये रिएक्शन आ गया। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इन 2 स्टेप में हुआ है, और इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन वाला पार्ट टूटा है। ऑब्वियस सी बात है, एक इधर गया तो एक इस पे आयंस बचेंगे, F माइनस आयंस, ठीक है। लेकिन ये आयनिक इक्वेशन है नहीं, इसलिए रिप्रेजेंट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। करना हो तो आप ये वाला पोर्शन कर दीजिए। कौन सा पोर्शन है, कैंसिल ही तो हो जाना है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 स्लो है, इसीलिए जो हम रेट लिखेंगे वो इसका नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे। और इसके लिए रेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO2 F2, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसका पावर 1 इसका पावर 1, सो ऑर्डर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। कोई देख के तो बोलेगा 3 है। कोई अगर रिएक्शन दे दिया जाए तो जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस हिसाब से तो अपने को यही पता लगेगा कि इसका ऑर्डर का पार्ट जो है वो 3 है। लेकिन बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसका एक से ज्यादा स्टेप में होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ही ऐसे रिएक्शंस को पहले स्टेप में तोड़ा जाता है, उसके बाद दिया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कब जनरली ऐसे इक्वेशंस नहीं देते हैं जिसका एक ही बार रेट निकल जाए, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म लिखेंगे उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होगा कि 1 मॉलिक्यूल्स होगा, ये उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको कुछ रिएक्शंस के प्रैक्टिस करके जाएंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा रिएक्शन दे दिया तो आप सब लर्न करके जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइप के रिएक्शंस हैं जो फेमस है, उसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, नाउ सो ये था आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही रेट डिसाइड करता है। दैट्स व्हाई हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डायरेक्टली पावर नहीं लेते हैं, हम x और y लिख देते हैं। कुछ रिएक्शंस में डायरेक्ट हो जाता है, ओके। कुछ रिएक्शन हम ऐसे ही पढ़ेंगे H2 प्लस Cl2 का कि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन, किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। वो तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नाउ अब नया टॉपिक आता है मॉलिक्यूलैरिटी। किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मीनिंग होता है, ओके। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्चुअली टेक पार्ट इन अ रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। और मॉलिक्यूलैरिटी में जो है वो आपका कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, फिर भी वो उसके मॉलिक्यूल्स में काउंट होते हैं। यानी रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप नहीं कि पहले में 2 मॉलिक्यूल्स किया, फिर दूसरे में 2 मॉलिक्यूल्स किया, फिर तीसरे में 3 मॉलिक्यूल्स किया, तो टोटल मिला के टोटल 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं। सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो उसका उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ reactant that taking part in a single step reaction, reactant that taking part in single step reaction। और ये भी ध्यान देना है कि चाहे कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज ना हो, स्मॉल भी चेंज होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स में काउंट होगा। वेदर द
concentration, whether the concentration of what, whether the concentration of reactants change or not, वो उसके मॉलिक्यूलरिटी में काउंट होता है। कई जगह कई बार ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियस कॉलिजन में जाता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होना कंपलसरी होता है। भले ही 20 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, लेकिन 10 मॉलिक्यूल्स का ही कॉलिजन हुआ तो 10 ही का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी भी आगे आएगा। ओके, सो नाउ चाहे कंसंट्रेशन चेंज हो या ना हो, और जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड था। जो आपका अपना जो क्या कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये हमेशा ही होल नंबर होता है। ठीक है, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू एंड it is always in whole number। अब यहाँ पे डिफाइन में एक चीज लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप। तो क्या जो मल्टीपल स्टेप है, यानी जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकलेगा? अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, तो क्या जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या उसका मॉलिक्यूलरिटी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी बहुत सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी काउंट होगा। यानी ओवरऑल ऐसे नहीं कि कोई 5 स्टेप में हो रहा है तो हर एक का 2-2 है तो ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलर 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक स्टेप का एक अपना मॉलिक्यूलरिटी होगा। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो हर एक स्टेप का अपना मॉलिक्यूलरिटी लिखना पड़ेगा, और ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी सबका एडिशन नहीं होता है। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, NH4NO2। ठीक है, ये 2 पार्ट में टूटता है, N2 + 2H2O। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक। अब ऐसा नहीं कि NH4N2 नहीं, ये एक मॉलिक्यूल्स है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर। दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स वाला। फिर दूसरा लेते हैं 2 मॉलिक्यूल 2HI। जब टूटेगा तो क्या बनेगा आपको? I2 + H2। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? HI के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो ये आपका होता है बाई मॉलिक्यूलर। दिस इज कॉल्ड द बाई मॉलिक्यूलर। एंड 3 वाला भी देख लेते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर, बिकॉज जैसे रेट ऑफ रिएक्शन 3 या 3 से ज्यादा वाला रेयर होता है, वैसे ही ऐसे रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होता है, ये भी रियल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होगा। इसका हम एग्जांपल भी अभी देखेंगे कि अगर 3 से ज्यादा होता है तो वो जनरली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं NO2 + O2, फॉर्मेशन ऑफ 2NO2। ठीक है, दो 4 बैलेंस है। ठीक है, इसमें हम ध्यान दीजिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुआ है? NO के 2 मॉलिक्यूल्स, NO2 के 1 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितना हो गया? 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और पहले बोल दिया कि रिएक्शन चाहे उसके कंसंट्रेशन में ऐसा बिल्कुल चेंज ना हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस आएंगे, लेकिन थोड़ा भी चेंजेस आते तो मॉलिक्यूलर में काउंट हो जाता है। तो
तो ये ऑब्वियस सी बात है, इससे रिएक्शन कर ये बना होगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में, सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट्स है उसके कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। और ये हमेशा ही एक होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। कई बार क्या होता है अपने को कि जैसे इसका ऑर्डर कितना हो गया 1, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1, इसका ऑर्डर 2, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2, ठीक है। इनफैक्ट ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम, तो उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें मॉलिक्यूल्स तो 3 से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका मॉलिक्यूलरिटी जो है वो है ही नहीं। तो सिमिलरली बोलते हैं द रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर रेयर एंड इट इज इम्पॉसिबल। और ऐसा जब भी होगा तो समझ जाइएगा कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी वो एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड किया होगा, ठीक है। सो द रिएक्शन विद मोलैरिटी नहीं, द रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी more than 3 are rare and impossible. If this happen, जैसे एग्जांपल देखेंगे, इसका मतलब हुआ कि वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। सच रिएक्शन प्रोसीड थ्रू मोर देन 1 स्टेप। अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से जनरली ज्यादा होता है तो उसका समझ आने का, ठीक है। इफ the reaction in which more than 3 reactants are available generally take place in more than 1 step। अगर आपको ये दिख जाए कि मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा है तो समझ आने का कि ये मल्टीपल स्टेप में होगा, और मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि जहाँ पे दिखने में मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 5 है, लेकिन बेसिकली उतना है नहीं। देखिए एग्जांपल, एक रिएक्शन है 4HBr प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ 2H2O एंड फाइनली Br2 प्लस 2Br2। अब देखेंगे तो क्या लगेगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 4HBr है और एक ये, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, 5। टोटल 5 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन अभी देखा है कि 3 से ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ है। तो क्या होगा, तो ये इसका मतलब है कि ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्टेप मिला करके तब ये सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखिए इसका, फर्स्ट HBr react with oxygen, HBr प्लस O2, ये फॉर्मेशन होता है HOOBr का, दिस इज 1 स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में HOOBr प्लस, यानी जो राइट साइड था, ठीक है, वो पोर्शन रिएक्ट करता है फिर से HBr से, और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका रिएक्टेंट जो है दैट इज 2 ऑफ HOBr, एंड जो HOBr फॉर्मेशन हुआ फिर से रिएक्शन करेगा, यानी HOBr रिएक्ट विद HBr एंड फाइनली फॉर्म द प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए, दैट इज
H2O प्लस Br2। देखिए इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 2, मॉलिक्यूलरिटी जो हो गया इसका हो गया आपका 2। सिमिलरली इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 2, सिमिलरली इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 2। तो जैसे ही 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी होता है तो समझ जाना चाहिए कि मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होगा, यानी फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। और ऐसे में हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी निकलता है, ऐसा नहीं कि इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, ऐड किया तो मॉलिक्यूलरिटी बन के 6 हो गया, ऐसा नहीं होता। हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये एमसीक्यू पोर्शन में आते हैं तो आपको ऑप्शंस में दिया होगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 है, 2 है, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपको पता करना हो कि बेसिकली ये तीनों रिएक्शन मिलके इसको देता है कि नहीं दे देता है, तो फिर आपको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वे अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, आपको 4 HBr चाहिए, तो एक HBr इधर है, एक HBr इधर है, ठीक है, ये एक HBr इधर है, 3 ही है, यानी एक और लगा है, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखिए अपने रिएक्शन में कहीं भी HOBr है नहीं है, इसका मतलब HOBr को कट करना पड़ेगा, तो HOBr यहाँ एक ही है, तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा 2 2 2 2, ठीक है, मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये पहले स्टेप था, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ता, ठीक है। अब ऐड कीजिए जरा, तो देखिए 2 HBr से 2 HBr गया, HOBr से HOBr गया, और HBr 2 HBr, दैट इज 4 HBr प्लस O2 से बचा कितना 2 H2O प्लस 2 Br2। ऐसा भी ना हो कि इन तीनों के सम से फाइनल रिजल्ट आए, कुछ भी मैकेनिज्म बना दिया कि इन तीनों के सम से ये रिजल्ट आए ही ना। इसलिए ध्यान रखने का है कि जो फाइनली आप स्टेप्स बना रहे हो, ठीक है, और वो बहुत सारे स्टेप्स, आप बोलोगे कि इतना कैसे पता लगेगा कि ये प्रोसेस ये होगा, तो इसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे, मैं लास्ट में अभी आपको न्यूमेरिकल लिस्ट लिखवाऊंगा, ठीक है, रिएक्शंस के, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ अपने को करना है। लिस्ट ऑफ रिएक्शंस जो जनरली एनसीईआरटी के एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें से ही पूछते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट रिएक्शंस के लिए हम सब कुछ लर्न करें ऐसा जनरली पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि दिखता है ऑर्डर 2 लेकिन होता है ऑर्डर 1, उसको हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत छोटा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है, कंसंट्रेशन का सम, बट इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जो क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉब्लम पता ही नहीं लगता है कि मैकेनिज्म इसका होगा, मैकेनिज्म नहीं होगा, मल्टी स्टेप्स होंगे, मल्टी स्टेप्स नहीं होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप देख के बता दोगे, लेकिन अब अगर आपको मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख पाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गलत हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और रेट के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो हर एक चीज़ ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों चैप्टर को बेसिकली बहुत डीपली पढ़ा जाता है। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इनसे रिलेटेड होगा, जो कि बहुत इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हम इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन आफ्टर हम प्रोसीड करेंगे इसके कैलकुलेशन वाला पार्ट, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसका हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और ये डेरिवेशन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं फॉर एनसीईआरटी एग्जाम,
ठीक है, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं और एमसीक्यू सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।